बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आईलेट से स्टार्ट करते हैं। आई में जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4, वो थ्योरी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऑस्पी के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स में से वो मैं आप लोग को बता दूंगी जब मैं ऑस्पी की वीडियोस अपलोड करूंगी। थ्योरी के लिए जो हमने स्टार्टर लेना है वो आईलेट के ही चैप्टर से लेना है। जो वीडियो है इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है, वो वाले टॉपिक्स जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है और टीचर्स मोस्टली पढ़ाते हैं। जो टॉपिक ना एमसीक्यू में आते हैं ना एससीक्यू में आते हैं, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हों या चाहे वो एनुअल प्रॉफ के पेपर्स हों, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं मैंने उन टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया, मैंने जस्ट वो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो टॉपिक इंक्लूडेड है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एमसीक्यूज में आता है, यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज में, कुछ क्वेश्चन है जो ब्लॉक्स में आता है और कुछ क्वेश्चन है जो प्रॉफ में आता है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईलेट से। आईलेट की सबसे पहले हम लेयर्स की बात करेंगे। लेयर्स जो है, लेयर्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक ग्रे लाइन प्रेजेंट होती है, वो लेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक एंटीरियर लेमेला, दूसरा है पोस्टीरियर लेमेला। जो एंटीरियर लेमेला होता है उसके फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 लेयर्स हैं। स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे मस्कुलर लेयर आती है। यहाँ पे जो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है वो स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर होती है, और इसमें जो मसल प्रेजेंट होता है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल होता है। ठीक है, उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा वो सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर लेमेला की बात करें तो पोस्टीरियर लेमेला में 4 लेयर आती हैं। पहली फाइब्रस लेयर है, उसके बाद लेवेटर मसल एपिन्यूरोसिस है, उसके बाद जो मस्कुलर लेयर है वो नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर है, उसमें जो मसल प्रेजेंट होता है वो उसे मुलर्स मसल कहते हैं। उसके बाद चौथी लेयर आती है मेम्ब्रेनस लेयर। अच्छा, स्ट्राइटेड इसलिए है, याद रखना है एंटीरियर लेमेला में स्ट्राइटेड है और पोस्टीरियर लेमेला में नॉन स्ट्राइटेड है। लेयर्स जो हैं ये एससीक्यू में 1-2 दफा पूछी गई थी पेपर्स में। उसके बाद आईलेट की ब्लड सप्लाई है। अच्छा, आई में जितनी भी ब्लड सप्लाई है उन्हें उनकी जो मेन आर्टरीज हैं जस्ट उनके नाम याद रखने हैं। इंडिविजुअली उनके पार्ट्स, पल्पेबल पार्ट या दिस एंड दैट वो करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन पार्ट याद दो जस्ट फॉर द एमसीक्यूज। बहुत कम ही है कि एमसीक्यू में पूछे जाए। आईलेट को 2 ही आर्टरी सप्लाई करती है, एक ऑफ्थेल्मिक आर्टरी और एक लैक्रिमल आर्टरी। आई लिड से याद रखना, आई ऑप्टिक से याद रखना ऑफ्थेल्मिक, और लिड के एल से लैक्रिमल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नर्व सप्लाई एक तो ये है कि ये एससीक्यू में भी आती है, दूसरी बात ये है कि एमसीक्यूज में आती है। अब एमसीक्यूज में किस तरह से पूछते हैं कि आई लिड को जो मसल क्लोज करता है उसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया है। फनी स्टूडेंट्स ऑफन मेक्स लार्ज क्लासेस रियली ऑब्वियस। ठीक है, इनका फर्स्ट लेटर जो है वो निमोनिक है। इसी तरह उसी अरेंजमेंट में लिख लेना है। सबसे पहले आ जाएगा एफ से एफ एस ओ, उसके बाद ओ को यहाँ पे हमने 2 दफा रिपीट कर लिया। ठीक है, फनी का एफ, स्टूडेंट का एस लिख लिया, ओफन से ओ, अगेन ओ लिखा, मेक का एम और लार्ज का एल। ये लिख के पहले आपने जस्ट फर्स्ट लेटर लिखना है, उसके बाद में आपको फुल लेटर आपने वर्ड लिखना है। उसके बाद सी आर ओ एक लाइन में लिख लिए, उसके बाद आगे इनके नाम लिखने हैं। एफ से फेशियल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, देन ऑर्बिकुलरिस मसल, मुलर्स मसल, लेवेटर मसल, एंड देन उसके फंक्शन है। उसके बाद आप जब करोगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। मतलब फेशियल नर्व सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल को और वो क्लोज कर देती है आईलिड को। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है मुलर्स मसल को और वो आईलिड को रेज करती है। ओक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है लेवेटर मसल को और वो आईलिड को ओपन करती है। ठीक है, ये होगी इसकी नर्व सप्लाई। ऐसी क्यों पूछी जाती है एमसीक्यूज में, इसीलिए याद करना है। देन फंक्शंस की बात आ जाती है। फंक्शन जो होते हैं ना, आई के चैप्टर्स में जितने भी फंक्शंस पूछे हुए हैं चैप्टर्स में, वो सिर्फ वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें इसलिए याद रखना 1 से 2 पॉइंट्स अगर याद हो इट्स मोर देन एनफ, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है वाइवा में क्या फंक्शन है। एक तो ये मैकेनिकल प्रोडक्शन करवाती है। फॉर एग्जांपल, किस तरह से कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी आंख में आती है तो हम फॉरेन से ब्लिंक करते हैं, तो इसलिए आईलेट का मेन फंक्शन ये होता है कि मैकेनिकल प्रोडक्शन करवाती है कि कोई भी चीज आंख में ना आए, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह खराब हो जाता है। दूसरा ये होता है कि टीयर फिल्म को मेंटेन करती है। हमारी जो कॉर्निया है इसके ऊपर एक टीयर फिल्म प्रेजेंट होती है और जो आईलेट होती है वो उसे नॉर्मली आंख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे नॉर्मली आंख का पानी भी कहते हैं। इसका नॉर्मली काम ये भी होता है कि आंख को ड्राई होने से प्रिवेंट करती है, इसलिए एक तो ड्राइनेस से प्रिवेंट करेगी, दूसरा ये टीयर फिल्म को मेंटेन रखती है ताकि वो आई को डैमेज होने से बचा सके। उसके बाद हम डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लेजियन की। अच्छा, क्लेजियन क्या होता है? डेफिनेशन जो है ना, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ज़हन में रखना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अक्सर एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है, बहुत कम है लेकिन कभी ना कभी पूछ लेते हैं, और एटलीस्ट उसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो अगर ज़हन में होना तो हम अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन सुना देते हैं। हम अक्सर कॉन्सेप्ट समझ होते हैं, कॉन्सेप्ट लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन डेफिनेशन इसलिए होती है अक्सर एग्जामिनर कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनाओ, तो जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी वर्डिंग में सुना दो। अब क्लेजियन क्या होता है? क्लेजियन जो होता है ना, पेशेंट जो सिनेरियो में आएगा ना, वो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर देखते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा कि पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग है, ठीक है, कि मुझे दर्द नहीं हो रहा लेकिन ना मेरी आंख सूज रही है, ठीक है, इस क्लिनिकल फीचर में आएगा। और जो सिनेरियो होंगे ना, सिनेरियो में भी यही क्लिनिकल फीचर्स गिवन होंगे। बुक में जो है वो बाकी सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे नोट्स में गिवन है जस्ट वो करो। जितने भी की टू यूएचएस, की टू नम्स के पास पेपर्स वगैरह देखे हैं उनमें यही सिनेरियो होते हैं। अवे फ्रॉम द मार्जिन का वर्ड यूज होगा, पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग। अब क्लेजियन क्या होता है? क्लेजियन में बेसिकली क्या होता है कि हमारी आईलेट के अंदर ना डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें से एक ग्लैंड होता है मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड की जो ऑरिफिस होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये एक ग्लैंड है पूरा, ये उसकी डक पड़ी है और ये उसका माउथ है, ऑरिफिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी डेब्रीज वगैरह कुछ भी आ गया और उसने इसे ब्लॉक कर दिया, तो इसकी जितनी भी स्क्रीशन है ना वो पीछे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। जब ये स्क्रीशन अकोमुलेट होंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्वेल करना स्टार्ट करेगा। ये जैसे ही स्वेल करता है तो उसकी वजह से ना बाहर आईलेट की स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली अगर आईलेट ऐसे थी तो वो ऐसे करके ना स्वेल कर जाती है आईलेट, ठीक है। इसे क्लेजियन कहते हैं। अब एक्जैक्ट डेफिनेशन है क्रॉनिक स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा ऑफ मेबोमियन ग्लैंड। स्टेराइल इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। यहाँ पे सिंपली ग्लैंड की अपनी ही स्क्रीशंस इकट्ठी होती हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, इसलिए इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि ये स्टेराइल होती है। बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, इसलिए ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी, किसकी होगी? ग्लैंड की होगी, और वो होगी किस नेचर की? वो नॉन इन्फेक्शियस मीन स्टेराइल इन नेचर होगी, ठीक है। और इसमें डिसफंक्शन किसकी होती है? मेबोमियन ग्लैंड की होती है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए याद है। अच्छा, अब क्लेजियन बनता है तो आगे क्या होता है? 3 काम होते हैं। या तो वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो लिक्विफाई होकर सिस्ट बना देता है, जिसे क्लेजियन सिस्ट कहते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि वो हार्ड हो जाता है। हार्ड किस तरह से होता है? या तो कैल्सिफिकेशन होती है उसकी, या फाइब्रोसिस होता है जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। तो 3 फेट्स हैं, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व, लिक्विफेक्शन या हार्डनेस हो जाती है, ठीक है। अब ये होता है
कि इसके डीडीज में क्या आएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने 2 पॉइंट्स लिखना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोशिश किया करें कि जो पहला पॉइंट है ना वो अपना डायग्नोसिस लिख के उसके आगे ब्रैकेट में अगर आप 110% श्योर हैं कि यही डायग्नोसिस है तो लिख दिया करें द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 पॉइंट्स लिखा करें। पास पेपर मैंने कैसे क्यों देखा था, इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने इसमें डाल दिया। स्पेशियस ग्लैंड एडिनोमा एंड स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, क्योंकि ग्लैंड की ही सिचुएशन इकट्ठी हुई हैं तो यहाँ पे हो सकता है मेबोमिया नहीं तो स्पेशियस ग्लैंड का, मतलब उसके क्लिनिकल फीचर भी इसी तरह होंगे, इसी से ऐड किया। तीसरा आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ये होंगी कि जब आईलिड की स्वेलिंग होती है ना, ये लेट्स सपोज हमारी आईलिड है और ये हमारी आई है, ठीक है। जब आईलिड की स्वेलिंग होगी एक तो वो क्या करती है कि वो कॉर्निया जो है ना उस पर प्रेशर डालती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉर्निया का एक स्मूथ कर्वेचर होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो कॉर्निया होता है ना उसका मेजरली रोल होता है कि वो हमारी इमेज फॉर्मेशन में एक मेनली रोल प्ले कर रहा होता है। सिर्फ लेंस का काम नहीं होता है, 3 मीडिया होते हैं, ठीक है। इस पूरे मीडिया में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं जो इमेज फॉर्मेशन कर रही होती हैं, तो लेंस के अलावा कॉर्निया का भी मेनली रोल होता है। आई के आगे वाला जो पोर्शन है ना इसे कॉर्निया कहते हैं और ये इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। जब आईलिड की स्वेलिंग होती है ना तो वो इसे प्रेस करता है जिसकी वजह से उसका कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तो इमेज फॉर्मेशन डिस्टर्ब होती है और उस कंडीशन को हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन ये होगी। दूसरा ये होता है कि नॉर्मली आईलिड जो होती है ना हमारी उसका एक डायामीटर होता है कि वो लेट्स सपोज हमारी आंख जो है ना वो यहाँ तक ओपन है, यहाँ से यहाँ तक जब हम नॉर्मली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मली है कि वो यहाँ तक आके बंद होती है फिर खुल जाती है। टोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ड्रूपिंग हो जाती है अपर आईलिड की, मतलब आईलिड नॉर्मली यहाँ पे अगर तक ओपन होती थी ना तो वो यहाँ तक आएगी, मतलब यहाँ तक वो ओपन होगी, ठीक है। नॉर्मल से जो है ना उसकी ड्रूपिंग हो जाती है, नीचे गिर जाती है आईलिड, ठीक है। उस कंडीशन को टोसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से 2 ही कॉम्प्लिकेशन होगी, एक एस्टिग्मेटिज्म और दूसरी टोसिस। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है ना वो आई में कोशिश क्या करें 3 आप लिखें, कंजर्वेटिव, मेडिकल और सर्जिकल। कंजर्वेटिव जो है उसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेशन कंप्रेशन करवाएंगे और वार्म कंप्रेसिस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है, दूसरा सिस्टेमिकली दिया जाता है। सिस्टेमिकली इसलिए दिया जाता है मोस्टली कि कोई अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है तो हमने पहले अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ठीक है। और सबसे पहले टॉपिकल में क्या करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना उन्हें याद किया करो। क्लिनिकल फीचर के अकॉर्डिंगली अगर मेडिसिन दोगे ना तो वो हमेशा इफेक्टिव रहती है। अब पेशेंट आया उसे पेन है नहीं और एनाल्जेसिक्स उठा के दे दें तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है हमने उसे ठीक करना है, ठीक है। अब ये है कि पेशेंट इन्फ्लेमेशन के साथ आएगा था तो उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक स्टीरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है, ये देते हैं, ठीक है। टॉपिकल ये है। उसके बाद आ जाता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में हमने स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाना है या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, लेकिन सिर्फ उसी कंडीशन में देनी है अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा हो सिस्टेमिकली, जिस तरह ब्लिफराइटिस या न्यूरोलॉजी की वगैरह चल रही है तब हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, वरना नहीं। और तीसरी चीज़ होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी सीएन कर देते हैं।